नमस्कार। विलियम शेक्सपियर की कई सोनेट्स मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, उसके कई ड्रामाज अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन विलियम शेक्सपियर तो भाई आप कितना भी पढ़ लीजिए वो कम ही है। तो आज किसी बच्चे की रिक्वेस्ट है नजरुल इस्लाम यूनिवर्सिटी आसनसोल से सोनेट नंबर 65 के लिए। अब ये जो सोनेट है ये सोनेट नंबर 64 से जुड़ी हुई है। इसका जो मतलब आप रेफरेंस या फिर प्री कंसेप्शन जिसको कह सकते हैं, यानी एक आइडिया है, जो एक थॉट है जो चला आ रहा है सोनेट नंबर 64 से। तो कंटिन्यूएशन में है ये सोनेट नंबर 65। तो इसको समझने के लिए एक बार हल्का सा सोनेट नंबर 64 को भी पढ़ लीजिए तो ये बेहतर समझ में आएगी। ये है सोनेट नंबर 64। तो यहाँ इस सोनेट में विलियम शेक्सपियर का कहना है कि सारी दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो कितनी भी मजबूत हों, चाहे किसी मेटल से बनी हो, चाहे ब्रिक स्टोन से बनी हो, सीमेंट से बनी हो, लेकिन कोई भी चीज़ इतनी मजबूत नहीं है कि वक्त के आगे टिक सके, है ना। विद द पैसेज ऑफ टाइम हर चीज़ ख़त्म हो जाती है, हर चीज़ का नाश हो जाता है, हर चीज़ डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो जो मेरी मोहब्बत है वो कैसे इटर्नल रह पाएगी। अच्छा, ऐसा ही कुछ थॉट था। अभी मैंने 2 दिन पहले एक सोनेट अपलोड की थी स्पेंसर की। तो वहाँ वंस आई रोट हर नेम, मैंने उसका नाम लिखा समुद्र के किनारे, समुद्र के ना सी शोर पे। तो वहाँ भी कुछ ऐसा ही थॉट था कि लहर आई और उसके नाम को मिटा ले गई। तो जो मेरा उसका नाम है, जो मेरा प्यार है, जो मेरी मोहब्बत है, वो कैसे इमॉर्टल होगी, तो वो पोइट्री के माध्यम से ही इमॉर्टल होगी। अब ऑलमोस्ट वही थॉट आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। देखिए तो इस पोएम को, When I have seen by time's fell hand defaced the rich proud cost of outworn buried age। व्हेन आई हैव सीन यानी जब मैं देख चुका हूँ, बाय टाइम्स फेल हैंड यानी जो वक्त का हाथ है ना। फेल हैंड मतलब जो डेंजरस हाथ है वक्त का, डिफेस जब उसने ख़त्म कर दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है। द रिच यानी समृद्ध, प्राउड कॉस्ट यानी जिस पे आप गर्व कर सकते थे, घमंड कर सकते थे, कॉस्ट ऑफ आउटबॉर्न बरीड एज यानी जो पास्ट के युग थे, जो गुजरा ज़माना है, उसमें बहुत सारी कॉस्टली चीज़ें थीं, बहुत सारी वैल्यूएबल चीज़ें थीं, बहुत सारी रिच चीज़ें थीं, उन सब को, बहुत सारी स्ट्रॉन्ग चीज़ें थीं, उन सब को उसने ख़त्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। When sometime lofty towers I see down raised यानी जब जो किसी वक्त, when sometime यानी जो किसी वक्त, lofty माने बहुत ऊंची, टावर्स मीनारें थीं, आई सी मैं उनको देखता हूँ, डाउन रेस्ड कि वो धराशायी हो गई हैं, धरती पर पड़ी हुई हैं, ख़त्म हो गई हैं, उनको रेज कर दिया गया, मतलब तोड़ दिया गया वक्त के द्वारा। एंड ब्रास इटर्नल स्लेव टू मॉर्टल रेज और जो ब्रास है, पीतल है, एक ऐसी धातु मानी जाती है जो कि बहुत मजबूत होती है। तो वो भी एक हमेशा रहने वाला गुलाम है टू मॉर्टल रेज यानी जो वक्त का, रेज माने गुस्सा होता है, एंगर होता है, यानी जो वक्त का गुस्सा है वो टाइम को कई जगह यहाँ जब आप शेक्सपियन सोनेट पढ़ते हैं, माइथोलॉजी में जैसा कि दिखाया गया है कि जो टाइम है वो एक ओल्ड मैन है जिसके हाथ में एक शकल लगा हुआ है, यानी हंसिया लगा हुआ है, और उसके रास्ते में जो भी आता है उसको वो काटता चला जाता है, गुस्से में रहता है हमेशा। जो भी चीज़ रास्ते में आई उसको काट के ख़त्म कर दिया, नाश कर दिया उसका। तो वो मॉर्टल रेज है उसका, यानी हर चीज़ को ख़त्म करने वाला गुस्सा है उसके अंदर और कोई भी चीज़ उससे नहीं बचती। When I have seen the hungry ocean gain advantage on the kingdom of the shore जब मैं देखता हूँ कि जो भूखा ओशन है, महासागर है, वो एकदम उमड़ कर आता है और जो शोर है, किंगडम ऑफ द शोर है यानी समुद्र का जो किनारा है, जो लैंड है उसके आसपास की, उसको कवर कर लेता है, उसको अपने में समेट लेता है। यानी वहाँ आसपास के आपने देखा होगा कई बार सुनामी आती है ना, जो समुद्र के किनारे की बस्तियाँ हैं वो एकदम से डूब जाती हैं, बहुत ऊंची लहर उठ के आती है। तो जो सी किंगडम ऑफ द शोर है उस पर एनक्रोच करता है ना, एकदम से उसको ख़त्म कर देता है समुद्र। मैं ये देखता हूँ। और कभी कभी क्या होता है, एंड द फर्म सॉइल विन ऑफ द वाटरी मेन,
और कभी कभी क्या होता है कि समुद्र सूख जाता है ना, इतनी गर्मी पड़ती है, इवापोरेशन इतना ज़्यादा हो जाता है पानी का कि जो समुद्र का पानी है वो कम हो जाता है और वहाँ पर ज़मीन निकल आती है, समुद्र के बीच में से आइलैंड निकल आते हैं। तो ऐसा भी होता है। एंड द फर्म सॉइल विन, फर्म यानी कठोर, सॉइल मिट्टी, विन जीत लेती है ऑफ द वाटरी मेन। वाटरी मेन ये ओशन के लिए ही आया है। तो जो समुद्र है, जो महासागर है, उनको कभी कभी धरती जीत लेती है। तो उलट पुलट भी हो जाता है, कभी कभी समुद्र एनक्रोच करता है धरती के ऊपर और कभी कभी धरती घेर लेती है समुद्र को और समुद्र का पानी सूख जाता है। तो वाइस वर्सा भी होता है। इंक्रीजिंग स्टोर विद द लॉस एंड लॉस विद द स्टोर। तो कभी कभी उसका जो स्टोर है, यानी जो कभी कभी ज़मीन ख़त्म हो जाती है, स्टोर विद द लॉस एंड लॉस विद द स्टोर। तो इसका मतलब ये हुआ, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कभी लॉस होता है समुद्र का और वो धरती को जीत लेता है, और कभी लॉस होता है धरती का, समुद्र उसको जीत लेता है। When I have seen such interchange of state, जब मैं देखता हूँ कि ऐसे इंटरचेंज होता है, स्टेट माने कंडीशन, यहाँ पर अभी स्टेट वर्ड दोबारा आएगा लेकिन वहाँ पर इसका मतलब कंडीशन नहीं होगा। तो यहाँ पर स्टेट का मतलब कंडीशन, सर्कमस्टांस, परिस्थिति। तो जब मैं देखता हूँ, when I have seen, जब मैं देखता हूँ such interchange, इस तरीके से अदला बदली ऑफ स्टेट माने कंडीशंस की, और स्टेट इट सेल्फ कन्फाउंडेड टू डिके। अब यहाँ पर स्टेट का जो मतलब है, यहाँ किंगडम है ना, नेशन है, राज है, कंट्री है। तो फिर मैं क्या देखता हूँ, स्टेट इट सेल्फ, यानी बहुत बड़ी बड़ी जो गवर्नमेंट थी, सरकारें थी, बहुत बड़े राजा महाराजा थे, उनके राज थे, वो कन्फाउंडेड टू डिके, यानी एक वक्त आने पर वो सब धराशायी हो गए, डिके हो गए, उनका पतन हो गया, है ना, आज उनका नामो निशान नहीं है। रुइन हैथ टॉट मी दस टू ruminate। तो रुइन माने वही डिस्ट्रक्शन। तो इस विनाश ने, हैथ टॉट मी, मुझको सिखाया है, दस इस प्रकार, टू ruminate माने टू थिंक, ऐसा सोचना, टू रिफ्लेक्ट, यानी बार बार मेरे दिमाग में ये ख्याल आता है जब मैं ऐसा विनाश देखता हूँ, दैट टाइम विल कम, कि वक्त आएगा, एंड टेक माई लव अवे, और मेरी मोहब्बत को भी मुझसे छीन ले जाएगा। क्योंकि कोई भी चीज़ जब परमानेंट नहीं है, कुछ भी नहीं टिक पाता वक्त के सामने, तो मेरी मोहब्बत कैसे टिक पाएगी, उसको भी उठा ले जाएगा। दिस थॉट इज एज अ डेथ विच कैन नॉट चूज बट वीप टू हैव दैट विच इट फियर्स टू लूज। अब दिस थॉट, यही ख्याल, इज एज अ डेथ, मौत की समान है। जब जब मुझे ये ख्याल आता है, मेरे जहन में ये ख्याल आता है, ये विचार आता है मेरे मस्तिष्क में, विच कैन नॉट चूज, अब मैं और कुछ नहीं कर सकता, बट बी, सिवाय रोने के, है ना, ये बात सोच करके मेरी मोहब्बत भी ऐसे ही वक्त मुझसे चुरा ले जाएगा, तो मैं रोने के सिवा कुछ नहीं कर पाता। टू हैव दैट विच इट फियर्स टू लूज, यानी मेरे पास वो चीज़ है सिर्फ जिसका मुझे डर है, टू लूज, कि वो मुझसे खो जाएगी, है ना, मैं जानता हूँ कि ये मुझसे खो जाएगी, तो वो डर है मेरे अंदर, और मैं ये सोच के इस बात से डरता रहता हूँ। अब देखिए, इसी थॉट से कनेक्टेड है सोनेट नंबर 65, जिसकी कि आपने रिक्वेस्ट की है। Since brass nor stone nor earth nor boundless sea, but sad mortality oversways their power. Since, क्योंकि, ब्रास पीतल, नॉर स्टोन और ना ही पत्थर, नॉर अर्थ ना ही मिट्टी, नॉर बाउंडलेस सी, बाउंडलेस अनलिमिटेड, लिमिटलेस, यानी ये सारी चीज़ें, पीतल, पत्थर, मिट्टी और असीमित सागर, ये सारी चीज़ें, बट सैड मॉर्टेलिटी, तो इन सब को, सैड माने दुख से भरी हुई, मॉर्टेलिटी मौत, डेथ, टाइम, ओवरस्वेज, ओवरस्वेज माने विंस ओवर, जीत लेता है, कंकर्स आप कह सकते हैं, देयर पावर, उनकी ताकत को। तो ये सारी चीज़ें बहुत पावरफुल हैं। ब्रास मैंने पहले भी जिक्र आया, सोनेट नंबर 64 में भी इसका जिक्र आया। पीतल के बारे में मैंने बताया कि जो पीतल है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मेटल है, वो नहीं टिक पाती। और स्टोन, पत्थर, भाई पत्थर तो कितना हार्ड होता है, और धरती है, धरती कितनी मजबूत है, बाउंडलेस सी, समुद्र की ताकत को तो हम जानते हैं, जब समुद्र अपनी पर आता है तो कुछ नहीं छोड़ता, सब विनाश कर देता है। लेकिन इन सब को भी जो डेथ है, जो वक्त है, वो
ओवरस्वेज माने कनकर्स, जीत लेता है, विंस ओवर देयर पावर, उनकी ताकत को। हाउ विद दिस रेज शैल ब्यूटी होल्ड अ प्ली। अब इस गुस्से के सामने, विद दिस रेज, ये जो गुस्सा है, ये जो मौत है, ये जो डेथ है, ये जो वक्त है, वक्त की जो पावर है, इसके सामने शैल ब्यूटी होल्ड अ प्ली, यानी खूबसूरती कैसे टिक पाएगी, है ना। हुज एक्शन यानी जिसका काम या जिसकी पावर इज नो स्ट्रोंगर देन अ फ्लावर, एक फूल से ज़्यादा मजबूत नहीं है। यानी जो खूबसूरती है वो उसमें सिर्फ इतनी ही पावर है, इतनी ही स्ट्रेंथ है जितनी कि एक फ्लावर में होती है। और फ्लावर यू नो इट इज़ वेरी डेलिकेट, इट इज़ वेरी सॉफ्ट, तो इतना नाजुक सा मासूम सा फूल होता है और वैसी ही खूबसूरती है, इतनी नाजुक थी, वो कैसे टिक पाएगी जब इतनी ताकतवर भारी भरकम चीज़ें नहीं टिक पाती वक्त के सामने। वक्त उनको डिस्ट्रॉय करता जाता है, ख़त्म करता जाता है, तो खूबसूरती कैसे टिकेगी। ओ हाउ शैल समर्स हनी ब्रेथ होल्ड आउट। अरे ये समर वहाँ पे बड़ा खूबसूरत होता है, बार बार जिक्र आता है। जितना आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ेंगे तो समर को बड़ी खूबसूरती से यहाँ डिस्क्राइब किया जाता है। यहाँ हमारे यूपी बिहार में इतने पसीने हमारे टपकते हैं कि हमें लगता है गर्मी कभी ना आए, परेशान हो जाते हैं। लेकिन उनके लिए यूरोप में जो समर होता है वो बड़ा खूबसूरत होता है, थोड़े दिन के लिए आता है और वो उनके जब भी आप इसका जिक्र आएगा तो बड़ी खूबसूरती से आएगा। तो हाउ शैल समर्स हनी ब्रेथ, यानी जो गर्मी है उसका, हनी माने शहद से भरा हुआ, ब्रेथ सांस, तो यहाँ मतलब हवा जो चलती है गर्मी में, जो उनकी खूब मतलब अच्छी सी प्लीजेंट सी हवा चलती है। होल्ड आउट माने कैसे टिक पाएगी। अगेंस्ट माने खिलाफ। द रैकफुल सीज, रैकफुल माने डिस्ट्रॉइंग, सीज माने घेरा होता है, ऑफ बैटरिंग डेज, बैटरिंग अटैकिंग, डेज यानी दिन, यानी वक्त जो आक्रमण करता है, जो अटैक करता है हर चीज़ पर, और जैसे घेरा डाल लेता है, चारों तरफ से घेर लेता है और अटैक करके ख़त्म कर देता है हर चीज़ को, तो उसके सामने ये खूबसूरत सी चीज़ कैसे टिक पाएगी। वैन, जबकि रॉक्स माने चट्टाने, माउंटेन्स, इम्प्रेग्नेबल जिनके अंदर घुसा नहीं जा सकता, है ना। प्रेग्नेबल क्या होता है, जिनके अंदर आप घुस सकते हैं, और इम्प्रेग्नेबल जिनके अंदर से होकर आप रास्ता नहीं बना सकते। तो जो चट्टाने हैं उनके अंदर कोई नहीं घुस सकता। आर नॉट सो स्टाउट, स्टाउट माने स्ट्रांग, वो भी इतनी मजबूत नहीं होती। नॉर गेट्स ऑफ स्टील, और ना ही स्टील के जो गेट्स हैं, दरवाजे हैं, है ना, आप आयरन के, लोहे के, स्टील के दरवाजे बना दीजिए, सो स्ट्रांग, वो भी इतने मजबूत नहीं है ना। कितना भी मजबूत दरवाजा लगा दीजिए आप स्टील का, वक्त को, मौत को अंदर घुसने से नहीं रोक सकते आप। कितना भी मजबूत दीवार लगा दीजिए, कितनी भी मजबूत दरवाजा लगा दीजिए, मौत तो आपके पास आएगी, है ना, वक्त तो घुसकर आएगा उसमें से। बट टाइम डिकेज, लेकिन वक्त उन सबको डिके कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है ना, चाहे चट्टाने हों, चाहे स्टील के गेट हों। ओ फियरफुल मेडिटेशन, मेडिटेशन थॉट, कंसेप्शन। तो जब मैं मेडिटेट करता हूँ, जब मैं सोचता हूँ, व्हेन आई कंसीव, व्हेन आई थिंक, तो कितना डर जाता हूँ, है ना। फियरफुल मेडिटेशन है, ये विचार बड़ा डर से भरा हुआ है, बड़ा भय से भरा हुआ है। वेयर अलैक, अलैक माने एल्हास, हाय कहाँ, शैल टाइम्स बेस्ट ज्वेल। अब यह देखिए बहुत खूबसूरत लाइन है, वेयर शैल टाइम्स बेस्ट ज्वेल फ्रॉम टाइम्स चेस्ट लाई हेड, कि वक्त का जो सबसे बेशकीमती जवाहरात है, ज्वेल माने जवाहरात, मीन्स वैल्यूएबल स्टोन, हीरे जवाहरात होते हैं, मोती माणिक, ये सब बहुत कीमती होते हैं। तो समय का जो सबसे ज़्यादा कीमती जवाहरात है वो क्या है, खूबसूरती है, वो क्या है, मोहब्बत है, प्यार है, प्रेम है। तो ये जो वक्त का सबसे कीमती जवाहरात है वो कहाँ छिपेगा, फ्रॉम टाइम्स चेस्ट लाई हिड। तो वक्त की जो चेस्ट माने वैसे सीना होता है, और चेस्ट माने वो अलमारी भी होती है ना, डिब्बा जो होता है। तो समय क्या है, सारी चीज़ों को निकाल कर अपने सीने में रखता जाता है ना, अपनी चेस्ट में, अपनी अलमारी में रखता जाता है।
या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि ये समय की अलमारी में रखा हुआ सबसे ज़्यादा कीमती हीरा है, और समय ही उनको नष्ट कर रहा है। तो एक तरीके से थोड़ा सा आप इसको पैराडॉक्स कह सकते हैं कि समय का सबसे कीमती जवाहरात समय की अलमारी से बचकर कहाँ जाएगा, है ना। 2-3 तरीके से आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं कि ये समय की अलमारी में रखा हुआ सबसे कीमती हीरा है, सबसे कीमती जवाहरात है, वो कहाँ छिपेगा, और या फिर समय उसको अपनी हमसे छीन कर अपनी अलमारी में रख लेता है, हम इसको कहाँ छिपाएंगे, है ना। तो आप अपने तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। पोइट्री में यही फ्रीडम होती है कि आप अपने तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। पोइट्री की एक इंटरप्रिटेशन नहीं होती, कई इंटरप्रिटेशंस होती हैं। तो कहाँ छिपेगा ये समय का, समय से कहाँ छिपेगा ये समय का सबसे ज़्यादा बेशकीमती जवाहरात, हीरा, माणिक, जो भी कहना चाहें आप। और वॉट स्ट्रॉन्ग हैंड, और कौन सा हाथ इतना मजबूत है, कैन होल्ड, जो पकड़ सके, जो रोक सके, हिज स्विफ्ट फुट, हिज उसका यानी वक्त का, स्विफ्ट माने तेजी से चलने वाला, फुट पैर, बैक वापस, रोक सके, यानी वक्त को कोई नहीं रोक पाता। वक्त को कई बार वक्त को या अपॉर्चुनिटी के बारे में ये कहा जाता है कि वो उसके सामने से तो बाल होते हैं और पीछे से गंजा होता है, तो वो बहुत तेज़ी से निकलता है। सामने से आपने पकड़ लिया अपॉर्चुनिटी को, क्योंकि बाल हैं, बालों से पकड़ना आसान होता है, और पीछे से गंजा होता है, तो गंजे पे तो आपका हाथ फिसल जाएगा, तो आप पीछे से नहीं पकड़ सकते। अपॉर्चुनिटी एक बार निकल जाती है हाथ से तो फिर नहीं पकड़ में आती। लेकिन यहाँ पर कह रहा है पोइट, वो ये कह रहा है कि वक्त के जो कदम हैं इतने फास्ट हैं कि कोई भी हाथ इतना मजबूत नहीं है जो उसके कदमों को रोक सके, उसके पैर को पकड़ सके। और हु हिज स्पॉइल ऑफ ब्यूटी कैन फॉरबिड, और कौन है जो उसका स्पॉइल माने जो वो विनाश कर रहा है, डिस्ट्रक्शन कर रहा है, और ब्यूटी खूबसूरती का, कैन फॉरबिड उसको मना कर सके कि भाई ऐसा मत करो, ब्यूटी का नाश मत करो, खूबसूरती को मत बिगाड़ो, उसको डिस्ट्रॉय मत करो। कौन है जो उसको मना कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। ओ नन, अरे कोई नहीं कर सकता। अनलेस दिस मिरेकल हैव माइट, यदि सिर्फ एक चीज़ है जो ये चमत्कार कर सकती है ना, ये जादू, ये मैजिक, सिर्फ एक चीज़ है जो कर सकती है। हैव माइट, माइट माने यहाँ पावर, तो एक ही चमत्कार है, एक ही मिरेकल है जिसमें ये ताकत है, और वो क्या है? दैट इन ब्लैक इंक माई लव में स्टिल शाइन ब्राइट, कि मैं जो काली स्याही से लिख रहा हूँ, यहाँ आप देख रहे हैं ये ब्लैक इंक से लिखा हुआ है, कि इस काली स्याही से लिखा हुआ मेरा ये मोहब्बत का पैगाम में स्टिल शाइन ब्राइट, हमेशा तेजी से चमकता रहे, ब्राइटली चमकता रहे। और ये सच भी हुआ है ना। विलियम शेक्सपियर ने 16th सेंचुरी में लिखी ये पोएम, और आज आप 21st सेंचुरी में पढ़ रहे हैं इसको, तो ये मिरेकल तो सचमुच में सही साबित हुआ है ना। ये जादू तो काम कर गया पोइट का। तो और कोई चीज़ इमॉर्टल नहीं है, लेकिन पोइट्स ने जो लिख दिया, उन्होंने अपनी मोहब्बत को इमॉर्टल कर दिया इन पोइम्स के माध्यम से, है ना। इन सोनेट्स के माध्यम से शेक्सपियर ने अपनी मोहब्बत को अमर बना दिया, इमॉर्टल कर दिया। तो जब आप इस पोइम की क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखेंगे तो आप सोनेट नंबर 64 का रेफरेंस तो देंगे ही, जो मैंने अभी आपको बताया कि क्योंकि ये इससे कनेक्टेड है। आप जो मैंने स्पेंसरियन सोनेट आपको बताई उसका रेफरेंस भी दे सकते हैं, वंस आई रोट हर नेम, और उसका वीडियो एक बार आप देख लीजिएगा, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखने में आपको आसानी होगी, आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं, और उस सोनेट का भी रेफरेंस दे देंगे तो आपके एग्जामिनर पर अच्छा इंप्रेशन जाएगा कि भाई ये स्टूडेंट तो मतलब अच्छी स्टडी करता है, थॉरो स्टडी करता है, दूसरे पोइट्स को भी पढ़ता है। तो एक कंपैरेटिव स्टडी के लिए आप वो वाली सोनेट भी देख लीजिएगा। स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है, जो शेक्सपियरियन सोनेट है ना, 3 क्वार्टरेंस हैं और लास्ट में कपलेट है, ए बी सी डी ई एफ जी जी। तो ये राइम स्कीम है। मैं सोनेट पे पहले एक काफ़ी बड़ा वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, तो वो आप देख लीजिएगा। उसमें आपको सारी जो सोनेट्स हैं उनका अलग अलग स्ट्रक्चर भी मिलेगा। स्पेंसरियन सोनेट का स्ट्रक्चर एकदम अलग होता है ना, ए बी सी डी ई, वो स्पेंसरियन सोनेट का राइम स्कीम है। तो एक बार वो वीडियो देख लीजिएगा।
जिस बच्चे ने रिक्वेस्ट की थी सोनेट नंबर 65 की, उसी ने सोनेट नंबर 73 की भी रिक्वेस्ट की है। तो ये सोनेट का जो थॉट है उससे काफ़ी अलग है जो पिछली वाली सोनेट थी। अ, इससे इस सोनेट में पोइट अपनी वृद्धावस्था का वर्णन कर रहा है कि एक वक्त ऐसा आएगा, मतलब जब वृद्धावस्था आएगी, यूथ ख़त्म हो जाएगा और उस वक्त तुम मुझे ज़्यादा मोहब्बत करोगे क्योंकि तुम्हें मालूम होगा कि मैं अब इस दुनिया को छोड़ने वाला हूँ। हालांकि इससे पहले जो ये सोनेट है, सोनेट नंबर 72, इसमें जो पोइट ने कहा है वो ये कहा है कि तुम मेरे दोस्त, तुम मुझको भूल जाओ, क्योंकि जब दुनिया तुमसे पूछेगी कि तुम शेक्सपियर से मोहब्बत क्यों करते हो, तो तुम क्या वजह क्या बताओगे, क्योंकि मेरे अंदर कोई ऐसी खासियत है ही नहीं जिसकी वजह से तुम मुझे मोहब्बत करो। तब तुम्हें झूठ बोलना पड़ेगा, तुम्हें कोई ऐसी खासियत इन्वेंट करनी पड़ेगी कि भाई शेक्सपियर में ये खासियत है, ये खासियत है, इसलिए मैं मोहब्बत करता हूँ। वो खासियत मेरे अंदर कुछ है नहीं। तो तुम्हें कभी अपने आप पर शर्मिंदा भी होना पड़ सकता है कि तुम बिना बात एक ऐसे व्यक्ति से मोहब्बत करते हो जो किसी लायक नहीं है। तो ऐसा थॉट एक्सप्रेस किया गया था सोनेट नंबर 72 में। अब 73 में आप देखिए क्या कह रहा है वो। That time of year you mayest in me behold, when yellow leaves or none or few do hang. That time of the year यानी ये साल का वो समय। तो यहाँ जो ईयर है ये पूरे लाइफ को डिनोट करता है ना। जैसे एक जो साल होता है उसकी एक बिगनिंग होती है, एक मिडिल होती है, एक एंड होता है, वैसे ही हमारी लाइफ है ना। तो हमारा बचपन होता है, जवानी होती है, बुढ़ापा होता है और फिर हम इस दुनिया को छोड़ जाते हैं। तो दैट टाइम ऑफ द ईयर का मतलब है दैट टाइम ऑफ लाइफ। तो वो जब कंडीशन आएगी, जब बुढ़ापे की कंडीशन आएगी, दैट टाइम ऑफ ईयर दाउ मेस्ट इन मी बिहोल्ड। तो मेस्ट मतलब मे, दाउ माने यू मे, इन मी बिहोल्ड माने टू सी, देखना। तो तुम मेरे अंदर देखोगे, ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है कि उस वक्त तुम मेरे अंदर देखोगे। क्या देखोगे? When yellow leaves, जब पीली पत्तियां, और नन या फिर कोई पत्तियां ही नहीं होंगी, और फ्यू या फिर ना के बराबर होंगी, 2-4 पत्तियां होंगी, डू हैंग लटकी हुई होंगी। जैसे पतझड़ का जब मौसम आता है तो पेड़ आपने देखे होंगे बिल्कुल नंगे हो जाते हैं, उन पर या तो 2-4 पत्तियां होती हैं, पीले रंग की होती हैं, सूखी हुई पत्तियां होती हैं, या फिर बिल्कुल नहीं होती। तो ऐसा ही बुढ़ापे की अवस्था में जब मेरी आएगी तो मैं उसी पेड़ की तरह दिखूंगा जिस पर 2-4 पीली पत्तियां लटकी होती हैं या फिर बिल्कुल नहीं होती। अपॉन दोज बाउज, बाउज माने शाखाएं, ब्रांचेस। तो जो पेड़ की शाखाएं हैं, तो मेरी उन शाखाओं पर विच शेक, जो कांप रही होती हैं, अगेंस्ट द कोल्ड, ठंड के सामने। यानी जो विंटर सीजन होता है तो इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है कि सारी वनस्पति सूख जाती है, नष्ट हो जाती है ऑटम सीजन में। तो तुम मुझे उसी तरीके से देखोगे और मेरी जो कंडीशन होगी उसी पेड़ की तरह होगी जिसकी शाखाएं ठंड में कांप रही होती हैं, उन पर 2-4 पीली पत्तियां होती हैं। बेयर, बेयर माने खाली होता है, नंगा होता है। रुइंड क्वायर्स, यानी जो रुइंड माने डेस्ट्रॉयड, क्वायर्स माने जो चहचहाट होती है, जो गीत होते हैं, वो सब ख़त्म हो चुके थे। जब बसंत का मौसम होता है, पेड़ हरा भरा होता है, फूल खिले होते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे पक्षी आकर तरह तरह के गीत गाते हैं। लेकिन पतझड़ के मौसम में वो सब ख़त्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। वेयर, जहाँ पर, लेट माने हाल ही में, रिसेंटली। द स्वीट बर्ड्स, यानी प्यारी प्यारी चिड़ियाँ सेंग, गाया करती थीं। यानी कुछ समय पहले जब ये पेड़ हरा भरा था, हरियाली थी, फूल खिले थे, पत्ते थे हरे, तब यहाँ बहुत मीठा गीत चिड़ियाँ गाया करती थीं। अब वहाँ पर क्या है, सब बर्बाद है, टूटा फूटा गीत है और पेड़ बिल्कुल खाली है। In me thou seest the twilight of such day as after sunset fadeth in the west. इन मी, मेरे अंदर, दाउ सीएस, तुमको दिखाई देगा, द ट्विलाइट, ट्विलाइट वो रोशनी होती है जब दो रोशनियाँ मिलती हैं, ट्वी माने दो और लाइट माने रोशनी। तो दिन जा रहा होता है और रात आ रही होती है, तो वो जो शाम ढलती है, गोधूली की बेला होती है, तो तुम वो देखोगे, वो रोशनी देखोगे
मंदिम रोशनी, इन मी दाउ सीयस द ट्विलाइट ऑफ सच डे, ऐसे दिन की। तो जो वृद्धावस्था है वो ऐसे ही है जैसे कि दिन ढल रहा हो, रात आ रही हो, तो वो रोशनी तुम मुझ में देखोगे। एज आफ्टर सनसेट, जैसे कि सूरज ढलने के बाद फेडित माने विलुप्त होती जाती है, मुरझाती जाती है, कम होती जाती है, डिम होती जाती है इन द वेस्ट, पश्चिम में। विच बाय एंड बाय का मतलब स्लोली, धीरे धीरे। विच जिसको के धीरे धीरे ब्लैक नाइट, काली रात, डथ टेक अवे, अपने में समेट लेती है। टेक अवे माने ले जाती है, चुरा लेती है। तो वो जो दिन था, दिन की रोशनी थी, धीरे धीरे ख़त्म होती जाती है, पश्चिम में छिपती जाती है, और उसे एक वक्त ऐसा आता है कि जो नाइट है वो उसको निगल जाती है, स्वेलो कर लेती है। दैट्स सेकेंड सेल्फ, तो वो रात क्या है, एक डेथ का ही सेकेंड सेल्फ है, जैसे प्रतिरूप होता है ना, तो मौत का ही एक दूसरा रूप होता है। दैट सील्स अप ऑल इन द रेस्ट, जो कि सील्स अप माने ढक देती है, बंद कर देती है, ऑल हर चीज़ को, इन रेस्ट यानी आराम की मुद्रा में। जब मौत आती है तो हमारे सारी एक्टिविटीज़ ख़त्म हो जाती हैं, हम रेस्ट में चले जाते हैं, परमानेंट रेस्ट करते हैं। तो जो नाइट है उसमें भी तो यही होता है, हम दिन भर सारा काम करते हैं, हाय थाय, ये काम वो काम, और फिर रात को हम पूरी आराम से रेस्ट में सो जाते हैं। तो जो नाइट है वो डेथ सेकंड सेल्फ है, यानी जैसे मौत में हम सो जाते हैं वैसे ही रात को सो जाते हैं। इन मी दाउ सीएस्ट द ग्लोइंग ऑफ सच फायर, इन मी मेरे अंदर, दाउ सीएस्ट माने तुम देखोगे, और जब मेरी वृद्धावस्था होगी तब तुम देखोगे, द ग्लोइंग यानी वो ग्लो, चमक, ऑफ सच फायर, उस आग की, दैट जो कि ऑन द एशेज ऑफ हिज यूथ, एशेज माने जो कि राख के ऊपर, ऑफ हिज यूथ अपनी युवावस्था के, डथ लाई लेटा होगा। तो जो वृद्धावस्था है, जो ओल्ड एज है, उसमें व्यक्ति अपनी यूथ के, जो यंग एज है उसकी एशेज पर लेटा हुआ है ना। वो तो ख़त्म हो गई यूथ, युवावस्था ख़त्म हो गई, यौवन ख़त्म हो गया, तो उसकी एशेज पर, उसकी राख पर व्यक्ति बैठा होता है, लेटा होता है। एज दैट डेथ बेड, यानी जैसे कि व्यक्ति डेथ बेड पर लेटा हो, मृत्युशैया पर लेटा हो, वेयर ऑन जहाँ पर, यानी उसी मृत्युशैया पर, इट मस्ट एक्सपायर, उसको मरना होगा, इस दुनिया को छोड़कर जाना होगा। इट मस्ट एक्सपायर, उसी डेथ बेड पर वो मर जाएगा। कंज्यूम्ड विद डेथ, ये बहुत अच्छी लाइन है, देखिए तो, कंज्यूम्ड विद दैट विच इट वॉज नरिश्ड बाय, यानी उसको कंज्यूम कर लिया जाता है उसी के द्वारा जिसके द्वारा इसको नरिश किया गया था, इसको पाला पोसा गया था। देखिए जब हम क्या है, सिंगल सेल से हमारी लाइफ शुरू होती है, माँ के पेट में होते हैं जब हम, तो सिंगल सेल होती है। फिर हम जब बाहर आते हैं माँ के पेट से, तो कोई 2 किलो का, कोई 3 किलो का, 4 किलो का, बस इससे ज़्यादा वजन नहीं होता हमारा। लेकिन एक वक्त आता है जब हम 60, 70, 80 और कुछ लोग 100 किलो के और उससे भी ऊपर हो जाते हैं, तो वो सारा नरिशमेंट हमें कहाँ से मिलता है, मिट्टी से मिलता है। और जब हम मर जाते हैं तो कुछ धर्मों में दफन किए जाते हैं, हमारे हिंदू धर्म में जलाए जाते हैं, लेकिन वो जो सारा नरिशमेंट हमको मिट्टी से मिला था, चाहे जल के चाहे दफन होके, हम वापस उसी को दे देते हैं। तो अब क्या है, वो हमको कंज्यूम कर लेती है जिसने हमको नरिश किया था। कंज्यूम्ड विद दैट विच इट वॉज नरिश्ड बाय, तो जब हम मृत्यु की गोद में चले जाते हैं तो वही धरती माँ जिसने हमको नरिशमेंट दिया था वही हमको अपनी गोद में वापस ले लेती है, हम उसका कर्ज वापस लौटा देते हैं। दिस दाउ परसीवेस्ट, दिस ये चीज़, दाउ तुम, परसीवेस्ट देखोगे, परसीव माने देखना, ऑब्जर्व करना, टू सी, विच मेक्स दाई लव मोर स्ट्रॉन्ग, और जब तुम ये मेरी ओल्ड एज देखोगे, मेरी ये कंडीशन देखोगे कि मैं अब मौत की ओर जाने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू डाई, तो क्या होगा, विच मेक्स दाई लव मोर स्ट्रॉन्ग, तो उस कंडीशन में तुम्हारा जो प्यार है, तुम्हारी जो मोहब्बत है, वो और ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। क्यों? टू लव दैट वेल, क्योंकि उस चीज़ से और ज़्यादा अच्छी मोहब्बत हो जाती है, उस चीज़ से और ज़्यादा प्यार हो जाता है, विच जो कि, दाउ मस्ट लीव, जो तुम्हारे हाथों से छूट जाएगी, एयर माने बिफोर, पहले, लॉन्ग लंबा, लंबे समय से पहले, यानी जल्द ही, एयर लॉन्ग का मतलब जल्द ही, सून। तो
जो चीज़ आपके हाथ से निकलने वाली होती है वो आपको ज़्यादा प्यारी लगने लगती है। आपने महसूस किया होगा कि कोई चीज़ है आपके घर रखी हुई है लेकिन आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही उस चीज़ को कोई और ले जाने लगता है तो अचानक से आपको लगता है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बड़ी यूज़फुल चीज़ है ना। तो जो चीज़ आपके हाथ से छूट रही होती है वो आपके लिए बहुत कीमती हो जाती है ना। दुनिया जिसे कहते हैं माटी का खिलौना है, नहीं, जादू का खिलौना है। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। तो जो चीज़ आपके हाथ से जा रही होती है वो आपके लिए बहुत कीमती होती है। तो वैसे ही मैं तुम्हारे लिए बहुत कीमती हो जाऊंगा, तुम्हारी मोहब्बत मेरे प्रति और ज़्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि तुम देखोगे कि मैं तुम्हारे हाथ से जाने वाला हूँ। तो ठीक है, ये थी आपकी दोनों पोएम्स। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आई होंगी, पसंद आई होंगी। और ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। धन्यवाद।